हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को, जो कि सितंबर माह के करंट अफेयर को पूरा किया जा रहा है। इस मैगजीन के अंतर्गत अभी तक हमने पहला इसका टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत पढ़ा। आज का हमारा दूसरा मेजर टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं। आज के हमारे पहले टॉपिक की स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आता है भारत और G20, इंडिया और G20 के संदर्भ में है। तो जानते हैं कि सुर्खियों में क्यों कि हाल ही में भारत ने पहली बार G20 की सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में वसुधैव कुटुंबकम अथवा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की थीम के साथ ही किया गया है। तो इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और यह किस थीम पर आधारित है? वसुधैव कुटुंबकम या अथवा एक पृथ्वी एक परिवार या एक भविष्य की थीम पर आधारित है। तो ये इस संदर्भ में इसकी ये प्रमुख स्पेशलिटी है। आप जानते हैं G20 देशों के बारे में कि सबसे पहले G20 देशों के बारे में जानने के पहले उसके बारे में जानेंगे, उसके उद्देश्य कार्यों तथा उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई और उनके सदस्य देशों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि G20 के बारे में जाने कि यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक मंच है, जिसमें यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है। फिर आता है कि G20 की उत्पत्ति के संदर्भ में देखें कि इसका गठन 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद किया गया था। इसका उद्देश्य वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक स्तर पर आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके संदर्भ में G20 की उत्पत्ति है। अब इसके उद्देश्य को जानें तो यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक व्यवस्था और गवर्नेंस को आकार देने एवं मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके कार्यों के संदर्भ में देखा जाए तो इसके अंतर्गत पहला कार्य आता है कि यह G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष होता है, अतः इसकी अध्यक्षता क्रमिक रूप से बदलती रहती है, जिस सम्मेलन का नेतृत्व तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ट्रोइका अर्थात भूतपूर्व, वर्तमान, आगामी अध्यक्ष देश G20 प्रेसिडेंसी में सहायक की भूमिका निभाते हैं। और इसमें वर्तमान में ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल है। इसके पहले जो ट्रोइका था उसके अंतर्गत इटली, इंडोनेशिया और भारत आते थे, जिसमें ट्रिपल I के संदर्भ में इसको देखा जाता था। और अभी प्रेजेंट में जो G20 देशों की अध्यक्षता के संदर्भ में इसमें ट्रोइका में कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि G20 में 2 समानांतर ट्रैक शामिल हैं और फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक इसके अंतर्गत आते हैं। इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय या स्टाफ नहीं होता है। तो इसके कार्यों के संदर्भ में अब जानते हैं इनके देशों के संदर्भ में। तो इसमें G20 में कौन कौन से देश आते हैं? जैसे सबसे पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आता है चीन, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर भारत, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, रूस, मैक्सिको, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इटली, सऊदी अरब और जापान इसके अंतर्गत यह सदस्य देश है। अब आता है इसके प्रतिनिधित्व के बारे में जानते हैं कि इसमें वैश्विक प्रतिनिधित्व में इसकी वैश्विक GDP के संदर्भ में देखें कि इसकी GDP कितनी है? 85% इसकी GDP है। इसका वैश्विक व्यापार 75% है और यह विश्व की आबादी का 2/3 भाग इसको पूरा करता है। ये आंकड़े अफ्रीकी संघ के G20 के सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के पहले के हैं। अब आता है कि G20 की उपलब्धियों के बारे में जानें कि इसने कई वित्तीय संकटों से संबंधित मुद्दों का समाधान किया है, जैसे कि वैश्विक वित्तीय संकट जो 2008 से 2009 के बीच रहा और यूरो जोन संकट जो 2010 आदि में रहा। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज रहा तथा 2018 में USA चीन व्यापार समझौता निम्न आय वाले देशों के लाभ के लिए कर संबंधी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए इसकी अग्रणी भूमिका रही है। इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। अब आता है कि G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख आउटकम या परिणाम के बारे में जानें तो इसके सबसे पहले परिणाम में देखते हैं कि इस शिखर सम्मेलन में इन देशों में सर्वसम्मति में से G20 की नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अपनाया गया। दूसरा आता है कि जैव ईंधन की खपत में बढ़ोतरी के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई। तीसरा आता है कि भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से इसे
शामिल किया गया है। इनके अन्य आउटकम के संदर्भ में देखें कि पर्यावरण और जलवायु संबंधी पर्यवेक्षण के लिए G20 सैटेलाइट मिशन का आरंभ करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों की मदद करना है। और दूसरा आता है इसका आउटकम कि इसके अंतर्गत क्रिप्टो परिसंपत्तियों की वैश्विक विनियामकी फ्रेमवर्क बनाने पर सहमति बनेगी। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उत्तरदायी तरीके से उपयोग करने पर बल दिया जाएगा। और इसका तीसरा आउटकम आता है कि यह ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी पर G20 फ्रेमवर्क बनाने में सहमति बनी हुई है। तो इसके संदर्भ में इसके कुछ आउटकम और इसके यह आउटकम हैं। तो इसके संदर्भ में प्रमुख आउटकम आते हैं। अब आता है कि G20 के महत्व के बारे में जानें कि G20 के महत्व के संदर्भ में पहला इंपोर्टेंस देखते हैं कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता का समर्थन करना। यह समूह वित्तीय विनिमय, आर्थिक संकट की रोकथाम और प्रबंधन के जरिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद दूसरा आता है कि यह वैश्विक विकास के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का सामना करना है, जिससे इस समूह में गरीबी उन्मूलन, अवसंरचना हेतु वित्त पोषण और सतत विकास सहित कई विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास की जाना है। फिर तीसरा महत्व आता है कि मानव संसाधन विकास और रोजगार के संदर्भ में कि 2014 में आयोजित ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन में G20 के नेताओं ने 2025 तक श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतराल को 2012 की तुलना में 25% तक कम करने की प्रतिबद्धता को प्रकट किया है। इससे 25x25 लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है कि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने के संदर्भ में इसका महत्व है कि इससे G20 के शिखर सम्मेलनों के दौरान अलग से आयोजित द्विपक्षीय बैठकों में भी देशों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी संपन्न होते हैं। तो इसके संदर्भ में इसके संबंधों को बेहतर बनाने के संदर्भ में इसको बताया गया। अब आता है कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता के महत्व के बारे में जानते हैं कि इसके अंतर्गत पहला आता है कि नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करना, कि भारत में चर्चाओं के विषय को तय करने, मुद्दों पर आम सहमति बनाने, विकास संबंधी भू राजनीतिक समस्याओं के समाधान की पेशकश करने आदि के माध्यम से अपनी नेतृत्वकारी भूमिका साबित करने का अवसर मिला हुआ है। दूसरा आता है ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति के संदर्भ में कि G20 की अध्यक्षता के लिए भारत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को बड़ों वैश्विक मंच पर रखने और ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति बनने के लिए अपनी शाख को मजबूती करने में सफल रहा है। उदाहरण के लिए भारत की पहल पर ही अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसके आर्थिक अवसर के संदर्भ में देखें कि यह G20 की अध्यक्षता भारतीय व्यवसायों के वैश्विक स्तर पर विस्तार के लिए व्यापार और निवेश के अधिक अवसर प्रदान कर रही है। साथ ही साथ इसके संदर्भ में देखा जाए कि यह भारत के प्रभाव के विस्तार हो रहा है, जिसमें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी समकालीन प्रगति, अपनी धरोहर, संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करने में भी सफल रहा है। इससे वैश्विक राजनीति में भारत के प्रभाव का विस्तार हुआ है। देशों के बीच आपसी विश्वास में वृद्धि के संदर्भ में देखा जाए कि भारत की आधारवादी छवि ने देशों के बीच आम सहमति बनाने और पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण और उत्तर दक्षिण विभाजन को कम करने में मदद की हुई है। अपने हितों को ध्यान में रखकर वैश्विक एजेंडा बनाना और विश्व व्यवस्था को आकार देने के संदर्भ में देखा जाए इसकी इंपोर्टेंस को, तो यह भारत G20 की अध्यक्षता का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार वैश्विक एजेंडे को नया आकार देने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। अब आता है इसके संदर्भ में भारत की G20 से संबंधित प्राथमिकताओं के बारे में देखते हैं कि प्राथमिकताओं के संदर्भ में देखा जाए कि यह हरित विकास, जलवायु और पर्यावरण के लिए जीवन शैली है, जैसे कि लाइफ जो इसका मिशन है उसके संदर्भ में है। फिर दूसरा आता है कि यह तकनीकी रूपांतरण और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में है। तीसरा आता है कि त्वरित, लचीला और समावेशी विकास। चौथा आता है कि 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं। और पांचवा आता है कि SDG की प्रगति में तेजी लाना और महिलाओं के नेतृत्व में विकास। इसके संदर्भ में G20 से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताएं आती हैं। अब आता है इसके संदर्भ में इसकी चुनौतियों को जाने। तो चुनौतियों के संदर्भ में जानने के पहले हम इनके कुछ मेजर पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट आता है कि सदस्य देशों के अलग अलग हित और प्राथमिकताओं का होना। दूसरा आता है कि प्रभावी शक्ति का अभाव होना। तीसरा आता है कि भू राजनीतिक तनाव। चौथा आता है वैश्विक चुनौतियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया का होना। और पांचवा आता है कि सीमित जवाबदेही और पारदर्शिता होना। और छठा आता है कि बढ़ता संरक्षणवाद। इसमें आता है कि सदस्य देशों के लिए अलग अलग हित और प्राथमिकताएं होती हैं। ये मुद्दे महत्वपूर्ण समस्याओं पर आत्म सहमति तक पहुंचने और उनके प्रति सर्वसम्मत दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्य को मुश्किल बना देती हैं। दूसरा आता है कि प्रभावी शक्ति का अभाव होना, जिसके अंतर्गत यह G20 संस्था या इसके समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते और इस कारण इस समझौते को अधिक प्रभावी साबित
नहीं होते हैं। भू राजनीतिक तनाव के संदर्भ में देखें कि G20 के कई सदस्य देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव है जो सदस्यों की भावना को कमजोर करते हैं और इसके लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पाती है। वैश्विक चुनौतियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया का होना कि इसके अंतर्गत G20 समूह ने मौजूदा दौर की प्रमुख वैश्विक चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन, असमानता आदि को कम करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की और इसके कारण इसकी आलोचना की जाती रही है। सीमित जवाबदेही और पारदर्शिता के संदर्भ में देखा जाए तो इस समूह की अधिकतर कार्रवाइयां गोपनीय होती हैं और इस वजह से इन कार्रवाइयों की सार्वजनिक जांच अधिक नहीं हो पाती और जवाबदेही भी सीमित होती है तथा G20 औपचारिक चार्टर भी नहीं है। बढ़ता संरक्षणवाद के संदर्भ में देखें कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संरक्षणवाद और व्यापार संबंधी तनाव की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब इसके संदर्भ में आगे की राय को देखा जाए तो इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे समावेशिता के संदर्भ में। समावेशिता के संदर्भ में देखा जाए कि इस समूह को अपनी पहुंच का विस्तार और गैर सदस्यीय देशों और गैर सदस्यीय अभिकर्ताओं तक भी करना चाहिए। साथ ही उनकी चिंताओं को मंच पर उठाते हुए उन पर विचार भी करना चाहिए। दूसरा आता है आंतरिक संघर्षों से बचने के संदर्भ में सामूहिक कार्रवाई और सामूहिक समस्या समाधान जैसे कार्यविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे समाधान पारंपरिक रूप से समान विचारधारा वाले देशों के समूहों तक सीमित नहीं रहेगा। प्रभावी कार्यान्वयन के संदर्भ में देखा जाए कि शिखर सम्मेलनों में शामिल हुए नेताओं को अपनाए जाने वाले संकल्पों को तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए समूह की भूमिका को मजबूत करना चाहिए और निरंतरता बनाए रखने के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें सामूहिक कार्यवाही को निरंतर रूप से बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही अलग अलग देशों की अध्यक्षता में आयोजित हुए शिखर सम्मेलनों में उठाए गए चर्चाओं को जारी रखा जाना चाहिए। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख सुझाव हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नई दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में। नई दिल्ली घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो इसके संदर्भ में हम कुछ पहले नंबर तो थीम देख लेते हैं, फिर बाद में प्रत्येक बिंदुओं पर विस्तृत में परिचर्चा करेंगे। पहले नंबर पर थीम आती है कि सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाना। इसके बाद दूसरी थीम आती है कि मजबूती, संधारणीय, संतुलित और समावेशी विकास। तीसरी आती है महिला सशक्तिकरण। चौथी आती है 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान। पांचवी आती है प्रौद्योगिकी रूपांतरण और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आती है अंतर्राष्ट्रीय कराधान, हरित विकास, सतत विकास के लिए हरित विकास समझौता, गृह लोगों, शांति और समृद्धि के लिए। इसके संदर्भ में प्रमुख दिल्ली घोषणा पत्र की डिक्लेरेशन है। अब आता है इसके संदर्भ में हम इसके विस्तृत में जाने तो सबसे पहले देखते हैं सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति लाने के संदर्भ में इसके क्या लक्ष्य हैं। इसके संदर्भ में देखते हैं यह थीम दी गई है जिसका विवरण इस घोषणा पत्र में विकास के लिए एक डेटा के उपयोग को G20 के सिद्धांतों का समर्थन किया गया है। साथ ही यह विकास संबंधी क्षमता निर्माण के लिए डेटा पहल शुरू करने के निर्णय का स्वागत भी किया गया है। फिर आता है हमारी इसके अंतर्गत कि यह खाद्य मूल्य स्थिरताओं से बचने, अधिक पारदर्शी सुनिश्चित करने के लिए कृषि बाजार सूचना प्रणाली तथा भू पर्यवेक्षण वैश्विक कृषि निगरानी समूह को मजबूत करने पर बल दिया गया है। इसमें वन हेल्थ अप्रोच पर अपनाने पर भी बल दिया गया। फिर आता है मजबूत, संधारणीय, संतुलित और समावेशी विकास के संदर्भ में देखा जाए तो यह G20 सम्मेलन 2023 में वित्तीय समावेशन कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और MSME के लिए वित्तीय समावेशन का विस्तार करना है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की मैपिंग हेतु G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क अपनाने की सहमति बनी हुई है। इसका लक्ष्य सदस्य देशों के जोखिम और पहचानने की क्षमता और लचीलापन बढ़ाने में मदद करता है। स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में देखा जाए कि यह इस थीम पर आधारित है जिसमें महिला सशक्तिकरण पर एक अलग कार्य समूह बनाया जाएगा और तथा यह समूह लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व को प्राथमिकता देने का काम करेगा। तो इसके संदर्भ में अब आता है 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान के बारे में कि G20 में पहली बार UNGA 75/1 का समझौता संपन्न हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में 75/1 का संयुक्त सुरक्षा परिषद में सुधार करने से संबंधित है। बहुपक्षीय विकास बैंक पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क पर G20 की स्वतंत्र समीक्षा की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। अब आता है इसके संदर्भ में दूसरी थीम ये प्रौद्योगिकी रूपांतरण और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि यह घोषणा पत्र वन फ्यूचर अलायंस नामक स्वैच्छिक पहल का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। निम्न तथा निम्न मध्य आय वाले देशों में DPI के कार्यान्वयन में
सहायता करेगी। भारत एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने और उनका रखरखाव की योजना बना रहा है, जिसमें यह DPI एक वर्चुअल रिपोजिटरी होगी जिसमें G20 सदस्य स्वेच्छा से साझा कर सकते हैं। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए समन्वित तथा व्यापक या विनामिकी फ्रेमवर्क का समर्थन करने हेतु एक संयुक्त रोडमैप विकसित किया जाएगा। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय कराधान, जिसकी थीम है उसके संदर्भ में देखें कि इसमें कहा गया है कि सदस्य देशों के द्विस्तंभ आधारित अंतर्राष्ट्रीय पैकेज की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है, जिसमें एक स्तंभ में बाजार अर्थव्यवस्थाओं को अधिक कर सौंपने के लिए नए गठजोड़ एवं लाभ हस्तांतरण के नियमों को विकास से संदर्भ होता है। इसके संदर्भ में दूसरा स्तंभ होता है कि यह वैश्विक न्यूनतम कर नियमों के विकास से भी संबंधित होता है। हरित विकास के संदर्भ में देखा जाए तो हरित विकास के संदर्भ में यह 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का प्रयास बढ़ाएगा और सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता के संदर्भ में यह सदस्य देशों को 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का प्रयास को बढ़ावा देने की सहमति करता है तथा एक घोषणा पत्र को विकासशील देशों में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों को लागू करने के लिए 2030 से पहले लगभग 5.8 से 5.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है तथा 2024 में जलवायु वित्त के लिए नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करने का समर्थन भी किया गया और यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी, पता लगाने योग्य, पारदर्शी होना चाहिए, इसके संदर्भ में होता है। अब आता है ग्रह लोगों या शांति की समृद्धि के लिए कि यूक्रेन पर आम सहमति के संदर्भ में देखा जाए कि यह सभी सदस्य देशों संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांत को बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर चर्चा की गई और इसके अतिरिक्त उन रचनात्मक पहलों का भी स्वागत किया गया है जो यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति का समर्थन करती है, इसके संदर्भ में ये होता है। फिर आता है इसका थीमेटिक रोडमैप और सिद्धांतों को बढ़ावा देने के संदर्भ में थीम भी निर्धारित की गई है। तो यह थीम किस संदर्भ में दी गई है? इस संदर्भ में देखा गया है कि यह सूचनाओं तथा MSME को पहुंच बढ़ाने के लिए जयपुर कॉल फॉर एक्शन को बढ़ाया गया है। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से MSME के समेकन को बढ़ावा देना है। यह सतत लचीली या बिगलू इकोनॉमी या महासागर आधारित अर्थव्यवस्था पर चीन ने उच्च स्तरीय सिद्धांतों का दस्तावेज अपनाया गया है। G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव को मजबूती प्रदान करने के लिए गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोडमैप और गांधीनगर सूचना मंच को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य रखा गया है कि भूमि क्षरण को कम करना, रोकना, पूर्व स्थिति को बहाल करना, साथ ही 2040 तक भूचरण को 50% तक कम करना है तथा खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कल उच्च स्तरीय सिद्धांत 2023 को प्रभावी रूप करने पर बल दिया गया है तथा संधारणीय पर्यटन के प्रसार हेतु सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में गोवा रोड मैप के महत्व को रेखांकित किया गया है, जिसके अंतर्गत 5 प्राथमिकता हैं, जिसके अंतर्गत पहली आती है हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल पर्यटन, MSME और गंतव्य प्रबंधन इसके अंतर्गत आती हैं। या दिल्ली घोषणा पत्र के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मध्य भारत या भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के बारे में। अब इस गलियारे के बारे में जानते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की स्थापना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यह सऊदी अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली पर हस्ताक्षर किए गए हैं। IMEC रेल मार्ग, जहाज से रेल पारगमन नेटवर्क जो सड़क एवं समुद्र तथा सड़क परिवहन मार्ग व नेटवर्क इसमें शामिल है, जिसके अंतर्गत 2 गलियारे आते हैं। एक पूर्वी गलियारा आता है, एक उत्तरी गलियारा आता है। पूर्वी गलियारा जो है वह भारत को अरब सागर से जोड़ता है और उत्तरी गलियारा जो है वह अरब खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसके उद्देश्य के बारे में जानें। क्या एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी सीमा पार जहाज रेल पारगमन नेटवर्क का निर्माण करता है, जिसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप के बीच वस्तुओं और सेवाओं के पारगमन व्यापार को इसमें सक्षम बनाएगा। तो इसमें यह बताया गया है, जैसे यहाँ ये ग्रीस से स्टार्ट है, फिर यहाँ पे हैफा आएगा जो इजराइल के पास है, फिर अल हदीदा आएगा जो कि सऊदी अरेबिया में है, फिर रियाद आएगा जो सऊदी अरेबिया में है, फिर हरदा जो सऊदी अरेबिया में है, फिर जबेल अली आएगा जो UAE में है, फिर अल गुफात आएगा, फिर मुंबई भारत से इसका इंटरकनेक्शन होगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका निर्माण किया गया है। अब आता है कि रेल लाइन बिछाने के अलावा इस परियोजनाओं में भाग लेने
इस परियोजनाओं में भाग लेने के लिए अन्य उद्देश्य हैं, जैसे विद्युत और डिजिटलीकरण, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाना, स्वच्छ हाइड्रोजन के निर्यात के लिए पाइपलाइन बिछाना होता है। यह परियोजना वैश्विक अवसंरचनात्मक निवेश की साझेदारी का हिस्सा है। PGII की घोषणा 2021 में यूनाइटेड किंगडम की आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में की गई है। यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है और इसके तहत ट्रांस अफ्रीका कॉरिडोर इसके अंतर्गत आता है। अब आता है भारत के लिए IMEC के महत्व के बारे में जाने तो इसके अंतर्गत इसमें भारत और यूरोप के बीच व्यापार में लगभग 40% की वृद्धि होने की संभावना है। इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, साथ ही ये भारत और अन्य देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा भी देगा। और तीसरा आता है कि इससे एक्ट वेस्ट नीति को मजबूती प्रदान होगी। अब जानते हैं IMEC के महत्व के बारे में। IMEC के महत्व को जानने के पहले के मुख्य पॉइंट को जानते हैं कि इसके अंतर्गत पहला आता है कि वैश्विक व्यवस्था का झुकाव यूरेशिया की ओर करने में महत्वपूर्ण भूमिका, व्यापार सुविधा और पहुंच का होना, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि होना, आर्थिक एकीकरण होना, राजनयिक सहयोग और भू राजनीतिक स्थिरता का होना, सुरक्षित क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना और सतत विकास इसके संदर्भ में इसके प्रमुख महत्व है। तो प्रत्येक महत्व को एक डिटेल में जानेंगे कि जिसमें आया है कि वैश्विक व्यवस्था के झुकाव और यूरेशिया की ओर से करने में महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में देखा जाए तो यह अधिक संतुलित और परस्पर संबद्ध यूरेशियाई व्यवस्था को बढ़ावा देने में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों या भारत, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात जैसी उभरती शक्तियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट आता है कि व्यापार सुविधा और पहुंच के संदर्भ में देखा जाए तो यह गलियारा एकीकृत व्यापार मार्ग का निर्माण करेगा, जिससे निम्नलिखित लाभ मिलेंगे, जिसमें देशों के बीच व्यापार लागत में कमी आएगी, बाजार पहुंच को बढ़ावा मिलेगा, निवेश के अवसरों में वृद्धि होगी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की वृद्धि के संदर्भ में देखें तो यह बेहतर परिवहन अवसंरचना, सीमा पार सहयोग, ऊर्जा आपूर्ति और लॉजिस्टिक क्षमताएं बढ़ाएगा। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक एकीकरण के संदर्भ में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण को प्रभावी भूमिका निभाएगा। राजनीतिक सहयोग या राजनयिक सहयोग और भू राजनीतिक स्थिरता के संदर्भ में देखा जाए तो इस गलियारे के कारण विकसित होने वाले घनिष्ठ आर्थिक संबंधों से सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने और क्षेत्रीय स्थिरता के मामले में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षित क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के संदर्भ में यह वैश्विक श्रृंखला को अधिक मजबूती बनाएगा। सतत विकास के संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट को देखें तो IMEC ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा के विकास और निर्यात को बढ़ावा देना, ऊर्जा ग्रिड और दूरसंचार का विस्तार करना, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को अंगीकरण करना और इसमें अंगीकरण करके बढ़ावा देना और सभी के लिए इंटरनेट तक पहुंच में सुधार करना। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब आता है IMEC और इसका बनाम चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। यदि उद्देश्यों की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के समान उद्देश्य होते हैं। आकार की दृष्टि से चीन का न्यू सिल्क रूट अपेक्षाकृत बड़ा होता है और BRI को 2013 में आरंभ किया गया। चीन ने 150 से अधिक देशों में 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ BRI सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही 3000 से अधिक परियोजनाएं इसके अंतर्गत बनाई गई हैं। BRI की तुलना में IMEC के अपेक्षित लाभों को देखा जाए तो इसके मापदंड और दंड दिए गए हैं, जिसमें IMEC और इसके BRI को बताया गया है, जिसमें यह डिजाइन या परियोजना के सभी भागीदार देशों के साथ सहयोगात्मक विचार विमर्श पर आधारित होता है तथा इसे केंद्रीकृत तरीके से चीन द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके लाभों के संदर्भ में देखा जाए तो यह क्षेत्र सभी देशों में साझा लाभ के लिए है और यह मुख्य रूप से चीन के हितों की पूर्ति करता है। इसके रोजगार में देखें तो यह पहल स्थानीय आबादी के लिए रोजगार पैदा करने पर बल देती है और इसके मुख्य रूप से यह चीन की कंपनियों के लिए रोजगार पैदा करती है। ऋण व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो यह सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय ऋण पद्धतियों का अनुसरण करने का प्रस्ताव दिया गया है और यह भागीदार देशों को ऋण जाल में फंसाने के कारण इस पहल की आलोचना की जाती रही। अब आता है चुनौतियों और इसके ध्यान देने की पहलुओं पर देखा जाए तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि परियोजना में जुड़े कुछ जटिल भू राजनीतिक होते हैं, जिसमें इस गलियारे का विस्तार कई देशों तक किया जाना प्रस्तावित है और इस तरह का अलग अलग राजनीतिक प्रणाली और हितों के देशों को एक साथ जोड़ना एक बड़ी चुनौती है, जिनमें कई देशों के बीच पहले से तनावग्रस्त संबंध है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब और इजरायल के बीच संबंधों को लेकर अनिश्चितताएं मौजूद हैं और परियोजनाओं पर सहयोग में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। मौजूदा प्रतिबद्धता के संदर्भ में देखा जाए तो चीन इस गलियारे को रणनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धी देश है और ऐसे में वह व्यापार और निवेश को अपने गलियारे की ओर मोड़ने की कोशिश करता है और चीन के इस प्रयास को IMEC
चीन के इस प्रयास को आईएमईसी की प्रभावशीलता को कम होने की आशंका होती है। इसके अलावा आईएमईसी एक गलियारे एक वैकल्पिक भूमि मार्ग प्रदान करेगा और इसके व्यापार के लिए स्वेज नहर का एक नया विकल्प उपलब्ध होने के कारण क्षेत्र में मिस्र का व्यापार प्रभुत्व प्रभावित हो सकता है। लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों में देखा जाए तो विविध भौगोलिक क्षेत्रों, विनिमय की प्रक्रियाओं, परिवहन प्रौद्योगिकी, वित्तीय तंत्र और ढांचात्मक क्षमताओं वाले कई देशों को जोड़ने वाला एक मल्टी मॉडल नेटवर्क स्थापित करना चुनौतीपूर्ण होगा। अब आता है इससे संबंधित सुरक्षा संबंधी चिंताओं में देखें तो यह क्षेत्र आतंकवाद, संघर्ष तथा राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। साथ ही यह सुरक्षा संबंधी कई खतरों को भी सामना कर रहा है। मल्टी मॉडल मार्गों के साथ समस्या के संदर्भ में देखें कि आईएमईसी में भूमि और समुद्री मार्ग दोनों शामिल होते हैं। इसमें केवल भूमि आधारित मार्ग या केवल समुद्री मार्ग के विकास की तुलना में मल्टी मॉडल मार्ग के विकास की बढ़ोतरी बढ़ती है। और तथा वित्तीय प्रतिबद्धताओं में देखा जाए तो इसमें वित्तीय लागत के संदर्भ में प्रतिबद्धता की कमी होती है और इससे आने वाले महीने के अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद होती है। आगे की राय में देखा जाए तो इस गलियारे के सभी भागीदार देशों में संभावित संघर्षों को कम करने के लिए राजनयिक संवाद और एक एकीकृत विजन स्थापित किया जाना चाहिए और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं जैसे विनियामकी फ्रेमवर्क में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और वित्तीय कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। खुफिया जानकारी साझा करके सुरक्षा में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सहयोग को मजबूत करना चाहिए। साथ ही सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने के लिए संयुक्त पहले आरंभ की जानी चाहिए। सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी क्षेत्रों की संस्थाओं सहित कई हितधारकों में निवेश को आकर्षित करने के लिए मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार करना चाहिए। इसके संदर्भ में एक प्रमुख पॉइंट है। अब आता है हमारा कि मध्य पूर्व में भारत की रुचि बढ़ने के कारण देखते हैं। पहला आता है कि सुरक्षा स्थितियों को बेहतर होना और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना। इस क्षेत्र में राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक समझौते होने और राजनीतिक स्थिरता स्थापित होने के क्षेत्रों में सत्ता के 3 ध्रुव जिसमें इजराइल, ईरान, सऊदी अरब के साथ भारत के मजबूत संबंध स्थापित होने की स्थिति में होगा। दूसरा आता है भू राजनीतिक हित के संदर्भ में देखा जाए तो यह मध्य पूर्व के भारत के सामरिक हित जुड़े हुए हैं जिसमें अग्रलिखित कारण है, जिसके अंतर्गत आता है कि मध्य पूर्व का महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के निकट होना तथा आतंकवाद एवं उग्रवाद के खतरों से निपटने में इसकी भूमिका निभाना है। ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो यह मध्य पूर्व भारत में ऊर्जा संसाधनों में आयात का एक प्रमुख स्रोत है। डायस्पोरा के संदर्भ में देखा जाए तो यह मध्य पूर्व और खाड़ी देशों में 8 मिलियन से अधिक भारतीय कार्य कर रहे हैं। मध्य पूर्व में कार्यरत भारतीय श्रम बल प्रतिवर्ष $50 बिलियन से अधिक धन विप्रेषित कर सकते हैं। और रक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो इस क्षेत्र में इन देशों के साथ भारत ने मजबूत द्विपक्षीय समझौते किए हैं तथा कतर के साथ रक्षा समझौते तथा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान एवं इजराइल के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के भी समझौते किए गए हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अफ्रीकी संघ या G20 की स्थायी सदस्यता के संदर्भ में कि भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 सम्मेलन के अफ्रीकी संघ को औपचारिक रूप से G20 स्थायी सदस्य के समूह के रूप में शामिल किया गया और यूरोपीय संघ के बाद G20 का सदस्य बनने वाला अफ्रीकी संघ दूसरा क्षेत्रीय संगठन है। तो इसके बाद जानते हैं कि इसके अफ्रीकी संघ के बारे में जानते हैं कि अफ्रीकी संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है। अफ्रीकी संघ का जो मुख्यालय है वह अदिस अबाबा इथियोपिया में है तथा यह एक महाद्वीपीय संगठन है और इसकी अफ्रीकी महाद्वीप में इसके 55 देश इस संघ के सदस्य हैं। इसकी उत्पत्ति 2002 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन 1963 से 1999 की जगह स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य नागरिक समावेशन और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग व एकीकरण और अफ्रीका की आर्थिक समृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देना है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने के महत्व के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसके G20 के लिए महत्व के बारे में जानते हैं कि G20 के इसके संदर्भ में महत्व के बारे में जानें कि G20 के संदर्भ में देखें कि यह भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और G20 के लिए महत्व में देखा जाए तो यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अफ्रीका की विशाल क्षमता का उपयोग करना और अफ्रीका में विश्व की 60% नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन मौजूद है। साथ ही नवीनीकरण और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण 30% का अधिक खनिज संसाधन विद्यमान होता है। इसके संदर्भ में फिर आता है अब इसका दूसरा पॉइंट आता है कि G20 की नीतियों और निर्णयों की विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के संदर्भ में देखा जाए तो इसके अंतर्गत अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल किया जाना समावेशी और न्यायसंगत समाधान तैयार करने के लिए G20 की क्षमता को बढ़ाता है। वास्तव में यह समस्त वैश्विक समुदाय के हित में होता है।
इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि G20 की छवि के पुनर्निर्माण के संदर्भ में कि यह कदम G20 को अधिक प्रतिनिधित्व वाला संगठन बनाया गया है। साथ ही यह G20 को एक निष्पक्ष, अधिक समृद्ध और संधारणीय विश्व के निर्माण का साधन बनाता है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख पॉइंट है। अब आता है इसको अभी तो G20 के संदर्भ में देखता, अब जानते हैं भारत के लिए इसके महत्व के बारे में। भारत के संदर्भ में इसके महत्व को देखा जाए तो इसके संदर्भ में ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति बनना कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के लिए भारत का सफल प्रयास ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति के रूप में इसकी छवि को मजबूत करता है। भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप होना कि यह कदम बहुध्रुवीय विश्व या अधिक न्यायसंगत व बहुप्रतिनिधि वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भारत की अपनी वैश्विक आकांक्षाओं के अनुरूप होता है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के संदर्भ में कि भारत UNSC में अपनी स्थायी सदस्यता के लिए अफ्रीकी संघ का समर्थन चाहता है, जिसमें G20 अफ्रीकी देशों को शामिल करने में इस दिशा में भारत की मदद मिल सकती है। संसाधनों के विविधीकरण के संदर्भ में देखा जाए तो अफ्रीकी एक संसाधन समृद्ध महाद्वीप है। अफ्रीका एक संसाधन समृद्ध महाद्वीप है और यह कच्चा तेल, गैस, दालें व लेंटिन, चमड़ा, सोना और अन्य धातुएं भी बहुतायत में मौजूद होती हैं। अब आता है कि भारत इसके अफ्रीका के लिए इसके महत्व को देखें कि अफ्रीका के संदर्भ में इसके महत्व को देखा जाए तो समावेशिता के संदर्भ में सबसे पहले कि इससे वैश्विक कर सुधार व ऋण राहत जैसे मुद्दों और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चर्चाओं पर अफ्रीकी देशों को अधिक नेतृत्व प्राप्त करता है। साथ ही उनके विचारों पर प्रभावी तौर से गौर किया जाएगा। असंतुलन को दूर करने के संदर्भ में देखा जाए तो अफ्रीका के आर्थिक भविष्य पर होने वाली चर्चाओं के परिणाम महज जिसे उपलब्ध करा दिए जाते हैं, जबकि इन चर्चाओं की इसकी कोई सक्रिय भागीदारी नहीं होती है और अब इनमें परिवर्तन आएगा। अब आता है इसके संदर्भ में अफ्रीका की समृद्धि का संकेत दिया जाएगा कि इसके संदर्भ में G20 में शामिल होना अफ्रीका महाद्वीप की एक वैश्विक मंचों पर महत्वपूर्ण भागीदारी को प्रकट करता है। और गौरतलब है कि अब तक अफ्रीका को गृह युद्ध, आतंकवाद, भूखमरी, आपदा के पीड़ित क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता रहा है। तो ये सबसे प्रमुख पॉइंट रहे हैं किस किस के संदर्भ में कि G20 के महत्व के बारे में भी देखा, भारत के लिए भी इसके महत्व को देखा और अफ्रीका के महत्व को भी इसके संदर्भ में देखा हुआ है। अब आता है कि अफ्रीकी महाद्वीप के साथ एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रयास को जानते हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि पैन अफ्रीकन नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में या पेनिप के बारे में। यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी परियोजना है। यह उपग्रह फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के जरिए अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को एक साथ दूसरे से जोड़ने के साथ साथ उन्हें भारत को भी जोड़ेगी। भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत तथा अफ्रीका के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत यह अफ्रीकी संघ में भारत में विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित अग्रणी क्षमता निर्माण का मंच है तथा एशिया अफ्रीका विकास गलियारे के संदर्भ में देखा जाए कि इसका उद्देश्य भारत व जापान के सहयोग से अफ्रीका में अवसंरचना एवं डिजिटल कनेक्टिविटी को विकसित किया जाना है। अब आता है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के संदर्भ में देखा जाए कि भारत ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की हुई है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस या जैव ईंधन पर ज्ञान के केंद्रीय भंडार और एक विशेषज्ञ केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसके उद्देश्यों को देखा जाए तो इसके अंतर्गत यह जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने वाले एक मंच के रूप में कार्य करना तथा जैव ईंधन के क्षेत्र में प्रगति और इसे व्यापक रूप से अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देना है। अब आता है कि GBA के वर्तमान सदस्य में शामिल है। G20 के 7 देश आते हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अंतर्गत आता है। और इसके एक डेटा बैंक को देखा जाए तो इसमें वैश्विक संधारणीय जैव ईंधन का 80% से अधिक उत्पादन केवल 4 बाजारों जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, यूरोप, इंडोनेशिया में होता है तथा IEA की बायोफ्यूल पॉलिसी इन ब्राजील, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अनुसार ये रिपोर्ट को डेटा बैंक को दिया गया है। अब आता है इसके संदर्भ में देखें कि G20 में जो 4 आमंत्रित देश कौन कौन से रहे, जिसमें बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात। 8 ऐसे देश जो G20 के सदस्य नहीं रहे, जैसे आइसलैंड, केन्या, उगांडा, पराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और गुयाना और फिनलैंड आते हैं। 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में देखें कि विश्व बैंक, एशियाई बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व LPG संगठन, UNNLG फॉर ऑल, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, बायोफ्यूचर
प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी और वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें इसके प्रमुख क्षेत्र बनाए गए हैं जिसमें वर्तमान में इन सदस्यों को शामिल किया गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि G20 में कौन से 7 देश रहे हैं और इसके बाद कि G20 की कौन सी आमंत्रित सदस्य रहे हैं, आमंत्रित देश रहे हैं और कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को शामिल किया गया। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। कि अब आता है कि GBA के महत्व के बारे में जानते हैं कि GBA के महत्व के बारे में जानें कि यह जैव ईंधन के संदर्भ में आपको ये श्रृंखला पढ़ना है। तो इसमें जो मई 2023 का मासिक समसामयिकी जो हमने पढ़ाया हुआ है मई 2023 के करंट अफेयर को, उसमें एनवायरनमेंट के सेक्शन में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आता है इसमें कि जैव ईंधन के बारे में कि जैव ईंधन के एक बाजार में विकसित करना है। GBA पर्यावरण अनुकूल की ईंधन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करता है और इसके अलावा यह उद्योगों, देशों एवं प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को जोड़ने और वाले एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म का निर्माण करता है। इससे मांग और आपूर्ति की मैपिंग की जा सकेगी। दूसरा आता है मजबूत मानक निर्धारण के संदर्भ में कि यह जैव ईंधन को अपनाने और उसके व्यापार में बढ़ोतरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों विनिमय के विकास और उनके अंगीकरण तथा कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। फिर इसका नेक्स्ट आता है कि जलवायु संबंधी प्रयासों में योगदान के संदर्भ में देखा जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है जो वैश्विक संधारणीय जैव ईंधन उत्पादन को 2030 तक 3 गुना करने की आवश्यकता होती है। इससे विश्व की ऊर्जा प्रणाली को 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में ले जाया जा सकेगा। परिवहन क्षेत्र को विकार्बनीकृत करना जिससे ग्रीन हाउस गैस का लगभग 1/4 उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र से होता है और जैव ईंधन से इस क्षेत्र को विकार्बनीकृत करने में मदद मिलेगी। जागरूकता के संदर्भ में देखा जाए तो GBA ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में जैव ईंधन की भूमिका बढ़ाने में मदद करेगा। अब आता है कि भारत के लिए GBA के लाभ के बारे में जानते हैं जिसमें पहला आता है कि जैव ईंधन से संबंधित भारत की पहलों में जैसे PM जीवन योजना, सतत और गोवर्धन ईंधन योजना को बढ़ावा देना। दूसरा आता है किसानों की आय बढ़ाने और नई नौकरियां पैदा करने में सहायक होगा। इससे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा जिसमें 2025 से 26 तक पेट्रोल में 20% ईंधन का ये लक्ष्य रखा गया है। इससे भारतीय उद्योगों के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे जिससे वैश्विक जैव ईंधन मांग को पूरा करना और प्रौद्योगिकी और उपकरणों का निर्यात करना है। अब आता है GBA के समक्ष चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए कि इसके अंतर्गत पहला आता है स्पष्ट परिभाषा का नहीं होना कि संधारणीय ईंधन क्या है, पर इस पर सम्मति का अभाव और इसके अतिरिक्त कई देश तो जैव ईंधन को संधारणीयता मान्य भी नहीं है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संदर्भ में इसमें कई विकसित देश अग्रणी प्रौद्योगिकी तकनीक को साझा नहीं करते और वे इसे विकासशील देशों के साथ साझा करने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। इससे समस्या उत्पन्न होती है। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में इसमें तेल उत्पादक देश GBA के पक्ष में ना हो क्योंकि इससे ऊर्जा संसाधन पर उसके वर्चस्व में कमी आएगी। धीमी वृद्धि के संदर्भ में देखा जाए तो विशेष रूप से सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की तुलना में जैव ईंधन को अपनाने में पर्याप्त तेजी नहीं देखी जा रही है। उत्पादन संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए तो यह गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की सीमित उपलब्धता, जैव उत्पादन में खाद्यान्न के इस्तेमाल से खाद्यान्न उत्पादन में कीमतों को प्रभाव, फसल पैटर्न में बदलाव, लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी की कमी आदि चुनौतियां जैव ईंधन के संधारणीय उत्पादन में बाधा बन सकते हैं। अब इसको निष्कर्ष के तौर पर जाना जाए कि GBA के गठबंधन को संधारणीय दीर्घकालीन योजनाएं बनानी होगी, पर्याप्त निवेश करने होंगे, नवाचार को बढ़ावा देना होगा, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना होगा और किसी भी विवाद की त्वरित रूप से निपटान करना होगा तथा सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा। इसके संदर्भ में आएगा। अब आता है कि विश्व को एकजुट करने वाले देश के रूप में भारत के संदर्भ में जानते हैं कि इसके अंतर्गत आता है कि हाल ही में भारत के अधीन G20 की अध्यक्षता के तहत G20 के शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के बारे में। अब जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के बारे में जानते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं कि सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि विश्व एक परिवार है और यह पद सभी जीवों अर्थात मनुष्य, पौधे, सूक्ष्म जीवों के जीवन तथा मूल्य तथा पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर अंतर संबंधों की
पुष्टि करता है। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा उपनिषदों से ली गई और यह प्रत्येक जीवित प्राणी की दिव्यता पर जोर देता है। इस विचारधारा का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य दिव्य है और ऐसे में संघर्ष का कोई कारण पैदा नहीं होता है। प्रगतिशील सोच के बारे में देखा जाए तो इसके संदर्भ में यह एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण है जो हमें सीमाओं, भाषाओं, विचारधाराओं से परे एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसकी उत्पत्ति वसुधैव कुटुंबकम के पद 3 शब्दों जिसमें शब्दों वसुधा मतलब पृथ्वी या सृष्टि, यु मतलब जैसा, कुटुंबकम मतलब बड़ा परिवार होता है। इस पद का जो उल्लेख है वह महोपनिषद में मिलता है। आगे इस उल्लेख को हितोपदेश ग्रंथ में भी किया गया है और हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की हुई थी। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को वैदिक क्लोज यत्र विश्वयं भवति एक नीडम अर्थात जहाँ एक छोटी सी घोंसले में पूरा संसार समाहित हो सकता है में प्रतिबिंबित होती है। अब आता है कि भारत कैसे वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के माध्यम से एकजुट के वाले देश के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसके संदर्भ में देखा जाए कि सबसे पहले देखते हैं कि भारत प्रमुख वैश्विक मुद्दों का समाधान खोज रहा है जिसमें यह निम्नलिखित प्रयासों, नीतियों और सांस्कृतिक तत्वों में प्रतिबिंबित होता है। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में देखा जाए तो वसुधैव का मूल शब्द वसुधा होता है जिसका अर्थ हमारी पृथ्वी है और भारत अपने मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवनशील नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य, निम्नीकृत भूमि की पुनर्बहाली, बहुपक्षीय पहलों के जरिए एक संधारणीय पर्यावरण को भी बढ़ावा दे रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में देखा जाए तो भारत ने पहचान, भुगतान और डेटा एक्सचेंज लेयर से युक्त अपने स्वयं के डीपीआई का निर्माण किया हुआ है और भारत समावेशी समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देशों को डीपीआई को अपनाने में सक्षम बनाने और उसका निर्माण करने और उसके लिए आवश्यक मानदंडों के विकास में मदद करेगा। एनर्जी ट्रांजैक्शन के संदर्भ में देखा जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसी पहलों के माध्यम से ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन का समर्थन कर सकता है। समावेशी बहुपक्षवाद के संदर्भ में देखा जाए तो यह बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और इस प्रयास के तहत भारत में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। इसके अलावा अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने का भी समर्थन किया गया है। इसके संदर्भ में होता है। क्षमता निर्माण करने के संदर्भ में देखा जाए तो 1964 के बाद से भारत ने तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत 161 भागीदार देशों में 2 लाख से अधिक पेशेवरों को लाभ पहुंचाया। इसमें भारत ग्लोबल साउथ के विकास में क्षमता निर्माण के विकास के लिए डेटा पहल शुरू करने के लिए प्रयासरत है। इसके योग के संदर्भ में देखा जाए कि भारत के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है तथा यह मानवता की एकजुट करने वाली समावेशिता, बंधुत्व, वैश्विक परिवार की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। भारत की सॉफ्ट पावर का एक उदाहरण है कि सॉफ्ट पावर से तात्पर्य एक देश के बिना किसी दबाव के दूसरे देशों में अपनी इच्छा अनुकूल कुछ करने के लिए मनाने की क्षमता से होता है और इसकी संस्कृति के संदर्भ में देखा जाए तो G20 ने भारत में अलग अलग क्षेत्रों, राष्ट्र की अनूठी विविधतापूर्ण संस्कृतियों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया है। इससे भारत को विश्व के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने, सामाजिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने का मौका मिला हुआ है। आप जानते हैं इसके संदर्भ में कि वैश्विक एकीकरण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के महत्व को समझते हैं कि यह विचारधारा किसके संदर्भ में है। इसके अंतर्गत पहला आता है कि यह मानव केंद्रित प्रगति, साझा भविष्य और एक भविष्य को प्रोत्साहित करता है। दूसरा आता है हम बनाम वे की मानसिकता को नियंत्रित करता है। तीसरा आता है विविधता को स्वीकार करके समावेशन को बढ़ाना है तथा न कि एक रूपता को थोपता है। ग्लोबल कॉमन से जुड़ी समस्याओं को हल करने में सहयोग बढ़ाता है। समानता, अहिंसा जैसे मूल्यों को वैचारिक सामंजस्य के बारे में आगे बढ़ाता है। इसके संदर्भ में प्रमुख इसके विचारधारा होती हैं। अब आता है इसके आगे देखते हैं कि इसकी चुनौतियों के संदर्भ में जाने कि भारत के समक्ष मौजूद चुनौतियों में इसके अंतर्गत पहली चुनौती आती है राष्ट्रीय हित को संतुलित करना। राष्ट्रीय हित को संतुलित करने के संदर्भ में देखें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रतिस्पर्धात्मक और विवादास्पद पहलू होता है। यह राष्ट्र राज्य को एक प्रमुख अभिकर्ता के और देशों के हितों की सर्वोपरि रखता है। वैश्विक चिंताओं को राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलित करना एक चुनौतीपूर्ण प्रयास माना जाता है। फिर आता है कि सत्ता के अलग अलग केंद्र के रूप में कि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम का विचार शांतिपूर्ण अवधारणा नहीं है बल्कि एक शिथिल विचारधारा है। इसके तहत अलग अलग शक्ति केंद्र के साझे मूल्यों की अनदेखी करते हुए अपने अपने हितों को सुरक्षित रखने की स्पर्धा में
लगे रहते हैं। और इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान में उभरते बहुध्रुवीय विश्व में विविध नेतृत्वकर्ताओं और केंद्रों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाएगा। परिवर्तन संबंधी मुद्दों के संदर्भ में देखें कि वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का अनुसरण करने वाले विश्व से व्यवहार करने के लिए विवादास्पद मुद्दों के समाधान हेतु समान मापदंडों को विकसित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। साथ ही सहमति से बनाए गए इन मापदंडों को लागू करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कानून की भी जरूरत होती है। हार्ड पावर के संदर्भ में देखा जाए कि राष्ट्र राज्यों में हार्ड पावर वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के विपरीत है और यह विचारधारा आत्मसंयम के सिद्धांत पर भी आधारित होती है। पहचान की राजनीति के संदर्भ में देखा जाए कि यह नस्ल, राष्ट्रीयता, धर्म या जाति के आधार पर सामूहिक पहचान के पारंपरिक रूपों की वापसी का वादा करती है और इस तरह से यह राजनीति हमारे और उनके सर्वाग्राही विचारों पर आधारित होती है। इस तरह के विचार एक अन्य समूह पर निर्माण करते हैं। इसे आमतौर पर एक प्रतिद्वंदी सामाजिक समूह होता है जिसे अपमानित किया जाता है। इस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम के मूल दर्शन को नकारते हैं। अब आता है इसके आगे की राय को देखें कि आगे की राय के संदर्भ में देखा जाए तो यह सहिष्णुता, अन्य लोगों के बीच की दूरी, भाषा और बाधाओं को दूर करने की एक सहिष्णुता की भावना की आवश्यकता होती है और ऐसी भावनाओं को राष्ट्रों के बीच अधिक परस्पर संबद्धता और संवाद के माध्यम से आत्मसात किया जा सकता है। बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत बनाने के संदर्भ में कि यह विश्व के वंचित देशों को संगठित करने के लिए प्रभावी, समावेशी और नेटवर्क युक्त बहुपक्षवाद पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। सांस्कृतिक तत्वों को बढ़ावा देने के संदर्भ में देखा जाए तो यह देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने और विश्व को विविध सांस्कृतिक केंद्रों से युक्त एक एकल संस्था के रूप में प्रस्तुत करने पर विचार को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। और समावेशी विकास के संदर्भ में देखा जाए तो यह है व्यापार, निवेश, सहायता, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से विशेष रूप से अफ्रीका में विकासशील और अल्प विकसित देशों के विकास में सशक्तिकरण को समर्थन करना चाहिए। इसके संदर्भ में आगे की राय दी गई है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। इसके साथ ही यह हमारा लेक्चर भी फिनिश होता है जिसमें यह पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसमें IR के कुछ टॉपिक को कंप्लीट किया गया। पार्ट सेकंड में और जो टॉपिक है उनको कवर अप किया जाएगा। और भी इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।